हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार मडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमारी क्लास है और 6th क्लास में देख रहे हैं हमारे अतीत, और इसमें चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा था आरंभिक नगर को। हम आरंभिक नगर के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको लूथल में हमको एक क्या मिला था, जलाशय मिला था। उसको हम लोग आपका देख रहे थे और उसकी हम लोग बात कर रहे थे। तो मैंने कहा था कि एक बार इसको बड़े अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि लोथल में मिली ये स्थलाकृति पूरी मोहनजोदड़ो की स्थलाकृति से बड़ी अलग है, और पानी को सेविंग टेक्निक जो इनके पास थी और अन्य किसी के पास ऐसी सेविंग टेक्निक जो आपका नहीं थी, और ये आपको देखने की आवश्यकता है। क्लियर है? आप इसको देखेंगे तो कल जो था हम लोग इसमें इसको पढ़ चुके थे। ठीक, आज थोड़ा सा इसमें हम आगे बढ़ेंगे और गौर कर देखेंगे। थोड़ा सा देखिए क्या कह रहे हैं कि गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती में एक उपनदी के किनारे बसा लोथल शहर। कौन सा शहर है, नगर है? लोथल। कहां बसा है? खंबात की खाड़ी में नदी गिरती है, साबरमती नदी। कौन सी गिरती है? साबरमती नदी। उसी की उपनदी है, यानी कि साबरमती की सहायक नदी के ऊपर पास में आपका क्या बसा हुआ है? लोथल शहर था। वर्तमान में लोथल आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि लोथल क्या है? हड़प्पा सभ्यता का एक नगर था। ठीक, देखिए, जहां कीमती जैसा पत्थर, कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। पत्थर, शंख और धातु से बनाई गई चीजें एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यानी कि जो भी आपका मेटल से जो भी चीज यहाँ बनती थी, उसका एक महत्वपूर्ण सेंटर के रूप में ये जाना जाता था। और इस नगर में एक भंडार गृह भी था। ठीक, इस भंडार गृह में कई मोहरे, मुद्रांकन, मोहरबंदी, गीली मिट्टी पर दबाव से बनी हुई छाप भी हमको बहुत सारी चीजें यहाँ मिली हैं। यहाँ पर एक आपको क्या इमारत भी मिली है जो संभवतः मन का बनाने का काम होता होगा। अब कोई ऐसी उनको इमारत, बिल्डिंग मिली है जो आप किस काम में आती थी? मन के बनाने के लिए। ठीक, आप मन के फलक को अच्छे से देख चुके हैं चैप्टर में कि मन के क्या होते हैं, फलक क्या होते हैं, आप उनको समझ सकते हैं। पत्थर के टुकड़े, अध बने मन के बनाने वाले उपकरण तथा तैयार मन के भी यहाँ मिले हैं। और क्या मिले हैं? कुछ हमको ऐसे तैयार मन के हैं जो हमको क्या है, यहाँ पर मिले हैं। तो हमें उन सबको गौर करके देखने की आवश्यकता है कि कहाँ पर मन के मिले हैं, कहाँ पर क्या चीज है, कैसा उनका उल्लेख है। इन सबको हमको बड़ी सहजता से देखने की आवश्यकता है। क्लियर है? और हमको समझने की जरूरत है। अब इसमें एक पॉइंट आता है आखिरकार, चल थोड़ा सा इसमें इसके विषय में लिखा है कि लोथल का बंदरगाह। लोथल में एक पोर्ट भी मिला है। जिस तरह के आज के समय में आपके पोर्ट होते हैं जहां पर बड़े बड़े जहाज अपना सामान छोड़ते हैं, एक प्राचीन समय में भी आपका पोर्ट मिला है। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहां के रास्ते पर आने वाली नाव रुकती होंगी और आपका संभवतः माल चढ़ता उतरता होगा। उसके विषय में भी बताया। अब यहाँ इसमें सबसे बड़ा जो हम लोग आपके देखेंगे मिसलेनियस पार्ट है, या थोड़ा सा जो आपको इस चैप्टर में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा, वो कंफ्यूजिंग ये है कि इतनी बड़ी सभ्यता थी जिसके इतने बड़े बड़े नगर थे, इतना बड़ा सिस्टम था, इतना बड़ा ट्रेड चलता था, देश विदेश में ट्रेड हो रहा था, जिसको धातु बनाने का ज्ञान था, जिनको कपास से धागा बनाना और धागे से कॉटन के कपड़े बनाने, इन सबका बड़ा अच्छा ज्ञान था। तो इतनी सारी चीजें पता होने के बाद भी, इतने बड़ी सभ्यता होने के बाद और इतनी विकसित सभ्यता होने के बाद, ये पूरी सभ्यता नष्ट कैसे होगी? कि इसके नष्ट होने में क्या चीज रही? कोई एविडेंस मिला ही नहीं है क्यों नष्ट हो गई। क्या वर्तमान में कोई ऐसी चीज है जो आपकी इस सभ्यता की धरोहर के रूप में हो? इन सब बातों पर हम लोग अपनी चर्चा करेंगे। कोई भी स्कूल एक खड़ा हो, माइक ले और चैप्टर को पढ़े, इस पॉइंट को फिर मैं आपको समझाऊंगा। जीआईसी कुंभी छोड़, बहुत अच्छे सर, शाबाश। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? मानसी। ठीक है चलो मानसी, आप पढ़ना प्रारंभ कर। 3900 पहले एक बड़ा
बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी का हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनाने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी। अन्याय का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण यह हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जानकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्ययन 5 और 8 में पढ़ोगे। बैठ जाओ। बहुत बढ़िया। आबाद मानसी, बहुत अच्छे बेटे, धन्यवाद। चलो ध्यान दो सभी बच्चों। देखो आपका मानसी ने पढ़ा, कितने अच्छे से पढ़ा है। चलिए ध्यान दीजिए। अब कह रहे हैं कि सभ्यता के अंत में रहस्यमय का मतलब है कि इतनी बड़ी सभ्यता थी और ये सभ्यता अंत हो गई। ऐसा क्या कारण है? एक आपका मिस्टीरियस जैसी है, हमको कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि ये खत्म कैसे हुई। कुछ ऐसे विद्वान हैं जो लोग इस पर स्टडी करते हैं, उन लोगों ने अपने अपने मत दिए। मत का मतलब है उन्होंने अपने अपने विचार रखे कि कुछ ऐसा रहा होगा जिसके कारण ये सभ्यता आपकी नष्ट हो गई। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिए। उसमें क्या है कि लगभग 3900 साल पहले, कितने समय पहले बच्चों? 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। क्या मिला? एक कह रहे हैं कि एक हमको बड़ा बदलाव है, जो चेंजेस है वो हमको देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। कह रहे कि जिन नगरों में लोग रह रहे थे, इसमें लोगों ने रहना छोड़ दिया। लेखन यानी कि जो चीज जिस तरह से वो आपका लिखते थे, मोहर को बनाते थे, बाटों का प्रयोग था, वो सब बंद हो गया। दूर से जो कच्चा माल आ रहा था वो भी आना बहुत कम हो गया। ध्यान दे सभी बच्चे सामने। और कह रहे मोहनजोदड़ो में जो आपके ढेर थे कचरे के, वो बढ़ने लग गए। जल निकासी की व्यवस्था नष्ट हो गई। सड़कों पर ही झुग्गियों के घर बनने लग गए। ये सब क्यों हुआ, इसके बारे में कुछ नहीं पता। अगर कोई आपसे पूछ ले क्या कोई स्पष्ट जानकारी है इसके विषय में, तो बिल्कुल सही बात तो ये है कि हमें कुछ पता ही नहीं है कि ये सभ्यता नष्ट कैसे हो गई, क्या कारण है, क्या चीज रही। कोई भी एक स्पेसिफिक आपका वर्णन, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ये 100% आपका कंफर्म करे, श्योरिटी रखे कि ये सभ्यता इसलिए नष्ट हो गई। ऐसा हमारे पास कोई एविडेंस है ही नहीं।
ठीक। अन्य का कहना है कि जंगल का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंट, पक्के, ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंड ने चारा घास वाले मैदान भी समाप्त हो गए, जिनको वो पाल रहे थे। अपने मवेशी मतलब जो उनके पास जो भी रहा होगा, वो जो उनके झुंड थे, उन झुंडों के लिए जो चारे की आवश्यकता होती थी, वो भी आपका चारा समाप्त हो गया होगा। इसलिए ये चीजें हमको दिक्कत बढ़ी। और कह रहे कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई। इन कारणों का भी स्पष्ट पता नहीं लगा कि शहर का अंत कैसे हो गया। बाढ़ काफी लंबी थी, कोई कह रहा सूखा पड़ गया। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान, सिंध और आपका पंजाब की बस्तियां, सिंध प्रांत पाकिस्तान में है और पंजाब भी आपका पाकिस्तान में है, उसकी बात कर रहे हैं। और कई लोग कहां चले गए, पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्ती जाकर बसा ली। और कह रहे हैं कि लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में तुम अध्याय 4 और 5 में पढ़ोगे। ठीक। और इसके बाद हम शुरू होगी हमारी, क्या शुरू होगी, वैदिक सभ्यता। क्या पढ़ेंगे हम लोग, वैदिक सभ्यता के विषय में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें थी इस चैप्टर से रिलेटेड, जिनको हमने बहुत अच्छे से गौर करके आपने देख लिया। देखिए, मिस्र में आपके कुछ क्या मिलते हैं, आपके पिरामिड मिलते हैं इस आकार के। और कहते हैं कि ये पिरामिड जो है मिस्र के, ये सिंधु घाटी सभ्यता के ही वो आपके रिलेटेड है। आप इनको देख लीजिए, इनको बोलते हैं पिरामिड। कहां मिलते हैं, मिस्र। ठीक। चले, अब कुछ क्वेश्चन हैं। चलिए, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि आपको क्वेश्चन करा रखे होंगे। अब हम लोग इन पर बात करेंगे। ठीक। अब ये आपका होमवर्क के रूप में देख लीजिए, जिस तरह से आपको समझना है समझ लीजिए। कौन बच्चा बताएगा किस स्कूल से कि इनका सुमेल यानी कि सही मिलान करो। पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए। चलिए, मैं इसमें कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि पूरा चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। बस आपको स्वयं मिलाना है। सोच के देखिए, तांबा कहां से लाए, राजस्थान से लाए होंगे। बहुमूल्य पत्थर कहां से लाए, गुजरात से। अभी पढ़ा ना, मन के बनते थे, फलक बनते थे। ठीक। सोना कहां से था, कर्नाटक से। टिन कहां से मंगा रहे थे, अफगानिस्तान से। किस लिए, क्योंकि तांबा और कांसे को मिक्स कर कर, तांबे को और टिन को मिक्स कर कर वो लोग क्या बना रहे थे, कांसा बना रहे थे। तो उनको धातु बनाने का भी ज्ञान था। ये आपको कंफर्म होना चाहिए। ठीक। चलिए, तो इस तरह से पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो गया। इस पूरे चैप्टर में किसी बच्चे का कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई हो, किसी भी मेरे प्यारे बच्चों को, तो चैप्टर से संबंधित जुड़ा कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी मुझसे बहुत अच्छे से पूछ सकता है। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से, आप एक बार पूरे चैप्टर को देख लें, पढ़ लें। कोई भी ऐसी क्वेरी बनती है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई भी ऐसा इसका पॉइंट, इसका पैराग्राफ, आप मुझसे पूछें। नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं बढ़ूंगा इससे अलग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। देख लीजिए एक बार। चलिए, तो इस तरह से आपका पूरा चैप्टर समाप्त हुआ। हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। सभी बच्चे चैप्टर पर कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, इसको हम लोग गौर कर कर देखें। और सभी ध्यान दीजिए बहुत स्पष्ट तरीके से। चैप्टर नंबर 4 आपके सामने है। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्र। अब हम किसके विषय में पढ़ेंगे कि क्या बताती हैं किताबें और कब्र। देख लीजिए, बुक निकाल लीजिए, ढूंढ लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। जीआईसी पंखो, माइक ले बेटा, कोई भी एक बच्चा चैप्टर को पढ़े। शाबाश। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आप, जतिन जोशी। जतिन जोशी। पुस्तकालय में मेरी जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी
खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? मेरी सोचने लगी, वेद क्या हैं? चलो पता लगाएं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से महत्वपूर्ण है अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। और इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत, माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्द को देखो। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड में मध्य भारत के कई हिस्सों में बोले जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। उन भाषाओं की सूची बनाओ के बारे में तुमने सुन रखा है। उनके भाषा परिवारों को पहचानने की कोशिश करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जोशी जी। आप बैठ जाइए, मैं आपको समझाता हूँ। शाबाश, ध्यान देंगे आप। देखिए, आप ही की तरह एक बच्ची है मेरी। वो क्या है, अपने जैसी घंटी बजती है। वो क्या होती है, छात्रों के साथ लाइब्रेरी में जाती है। लाइब्रेरी का आपको पता है कि वहाँ बहुत सारी बुकें रखी होती है और लाइब्रेरी में अलग अलग धर्म की वहाँ पुस्तक भी रखी थी। तो उनके टीचर उसके बारे में बता रहे थे कि ये और धर्मों की पुस्तक रखी है, क्या तुम उन धर्मों के बारे में जानती हो, उनसे जुड़ी चीजें जानती हो? मेरी सोचने लग गई। जैसे उन्होंने कहा वेद क्या है, तो वेद के विषय में हम लोग आपका पढ़ेंगे। और जैसे आपको मैंने अभी बताया था चैप्टर के बाद कि सभ्यता कब नष्ट हुई है, लगभग 3900 साल पहले सभ्यता क्या हुई, नष्ट है। और ऋग्वेद कब लिखे गया है, वेद 3500 साल पहले। क्लियर है? तो उसके बीच में लगभग 400 साल का गैप है।
कितने का गैप है? 400 साल का। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं और उनको देखने की कोशिश करते हैं। कह रहे दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से, प्राचीनतम मतलब है जो ओल्डेस्ट हैं, उन ओल्डेस्ट में हमारे पास 4 वेद हमको मिलेंगे। पहला वेद है आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये हमारे पास 4 वेद हैं। आप सभी बच्चे नोट करिए और नोट कर चारों वेदों का नाम लिखिए अपनी पुस्तक में, और इन चारों वेदों का नाम लिखो सब लोग अपनी बुक में। चलिए लिखिए, फटाफट नोट डाउन करें। हमारे 4 वेद कौन कौन से हैं? लिखो सभी बच्चे। चलिए उसके बाद लिखिए कि इनमें सबसे पुराना अगर कोई वेद है तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक, और कब लिखा गया है? 3500 साल पहले। ये सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। और ऋग्वेद में 1000 कितनी है? प्रार्थनाएं हैं। क्या है? ऋग्वेद में 1000 प्रार्थनाएं हैं। और इन प्रार्थनाओं को क्या कहा गया है? सूक्त कहा गया है। देखिए, लिख लिया क्या कहा गया है? सूक्त कहा गया। सूक्त का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का मतलब क्या है? आप किसी चीज को अच्छी तरह से डिफाइन करते हैं, वही आपका सूक्त है। और कह रहे इसमें विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति भी रची गई है। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण थे। इसमें कौन कौन से वो 3 देवता हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं? अग्नि, इंद्र और सोम। 3 देवता बड़े महत्वपूर्ण हैं। इनको देख लीजिए, देख लिया आपने? 3 देवता बड़े महत्वपूर्ण थे। और इसी में इन देवताओं का भी जिक्र है। अग्नि देवता आग के देवता थे, इंद्र युद्ध के थे, और सोम एक क्या था? पौधा था, जिससे खास प्रकार का आपका पेय बनाया जाता है। पेय मतलब पीने की तरह यूज करते थे। जैसे मान लीजिए आज के समय में जैसे कि जौ का आपका सत्तू बनता है, ठीक है, और मान लीजिए कोई और पौधा ऐसा रहा होगा जिससे वो लोग आपका मेडिटेशन दवाई के रूप में वो आपका प्रयोग करते हो, औषधि के रूप में प्रयोग करते हो और बहुत ज्यादा प्रिय हो। क्लियर है? तो इस तरह से आप इनको देख सकते हैं कि अग्नि का मतलब आग के देवता, इंद्र मतलब युद्ध के देवता, और सोम क्या हुआ? एक पौधा। तो आप इनको इस तरह से रिलेट करके आप इनको समझ सकते हैं कि क्या इनका मीनिंग है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की है। कह रहे जितने भी इसमें प्रार्थना लिखी हैं, देवी देवताओं के बारे में स्तुति लिखी हैं, ये सब किसने की है? आपका ध्यान देना है। ये सारी स्तुतियां, ये सारी पूजाएं जो है, ये सब आपका ऋषियों ने की है। आचार्य विद्यार्थियों को अक्षर, शब्दों और वाक्यों में बांटते थे। अगर मान लीजिए उनको कुछ समझाना है किसी भी ऋषि को अपने विद्यार्थी को, तो पहले वो अक्षर के विषय में बताते थे, फिर अक्षर से शब्द बनते थे और शब्द मिलकर वाक्य बनते थे। उनका स्व स्वर यानी कि एक्चुअल में उसको कैसे बोला जाना है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसको आपका समझाते थे और बाद में उसको कंठस्थ कराते थे। कंठस्थ का मतलब मुंह जबानी याद कराना। और कह रहे हैं कि अधिकांश सूक्त के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। यानी कि जो सूक्त को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो कौन है? सब आपका पुरुष है। और कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। ऋग्वेद की भाषा क्या थी? प्राकृत संस्कृत थी, यानी कि वैदिक संस्कृत थी। और ये जो वैदिक संस्कृत है, ये तुम्हारी संस्कृत से थोड़ी सी हटकर संस्कृत है। मैं आपको दिखा देता हूं ये कैसी संस्कृत होगी अगर इस तरह की संस्कृत थी। ये ऋग्वेद का एक आपका जो है भोजपत्र पर लिखा हुआ एक अभिलेख है। इसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों, इन सबके विषय में और अच्छे से हम भाषाओं के विषय में कल हम लोग पढ़ेंगे कि भारत कैसे भारोपीय परिवार का हिस्सा है। भारत और यूरोप की भाषा से मिलकर भारोपीय परिवार बनता है। हिंदी में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हम आम भाषा में फारसी, अरबी का यूज करते हैं, उनको भी हम लोग समझेंगे। क्लियर है? फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।